अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं हूँ सैयद अरसलान बुखारी, आपका केमिस्ट्री का टीचर। बच्चों, आज हम जिस बाब को ख़त्म किया है, इस बाब के अंदर मौजूद जितनी भी खुद तशख़ीसी सरगर्मियाँ हैं और जितने भी अहम सवालात कुछ टेबल्स की सूरत में दिए गए हैं, वो आज हम हल करेंगे। असल में तो इसको हल आप लोगों को करना चाहिए, लेकिन चूँकि हम चाहते हैं कि मुकम्मल और तफ़सीली इल्म आपको दिया जाए, तो इसका हम हल आपको आज करवाते हैं। तो चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आपको बताते हैं कि इन खुद तशख़ीसी सरगर्मियों में मौजूद सवालात को आपने किस तरह से हल करना है। खुशामदीद अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम बाब नंबर 15 में मौजूद खुद तशख़ीसी सरगर्मियों को हल करेंगे। चलते हैं पहली 15.1 की तरफ। पहला सवाल है, कैपिलरी एक्शन क्या है? अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हमने पढ़ा था कि पानी में पौधों में क्या होता है? पौधों में पानी का जड़ों से ऊपर पत्तों की तरफ जाना कैपिलरी एक्शन कहलाता है। तो कैपिलरी एक्शन का मतलब, और उसकी वजह बनती है पानी की बहुत अच्छी सरफेस टेंशन, और पानी जो है वो आसानी नीचे जड़ों से ऊपर पत्तों की तरफ चला जाता है। इस अमल को हम नाम देते हैं कैपिलरी एक्शन। दूसरे सवाल में आते हैं, वाटर की दो खसूसियात बयान करें जो इसे बेहतरीन सॉल्वेंट बनाती है। तो अजीज तलबा तालिबात, पहली हमने पढ़ी थी कि उसको हमने नाम दिया था हाइड्रेशन। तो एक तो है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन के जरिए ये क्या करता है अजीज तलबा तालिबात? हाइड्रेशन के जरिए ये आयोनिक कंपाउंड्स को अपने अंदर क्या कर लेता है? हल कर लेता है। ठीक है जी। तो ये आयोनिक कंपाउंड्स को अपने अंदर हल करता है। तो एक तो ये खसूसियत है जिसकी वजह से ये अपने अंदर चीज़ों को डिसॉल्व कर लेता है, हल कर लेता है। जबकि दूसरी है इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने की वजह से अजीज तलबा व तालिबात, ये अपने अंदर क्या कर लेता है? कोवलेंट कंपाउंड्स, ठीक है, कोवलेंट कंपाउंड्स को अपने अंदर हल कर लेता है। तो ये इसकी दो खसूसियात, और साथ में मैंने बता भी दिया कि उन खसूसियात के जरिए कौन कौन से कंपाउंड्स इसके अंदर हल हो सकते हैं। तीसरे सवाल पर आते हैं, वाटर मॉलिक्यूल पोलर क्यों होता है? तो अजीज तलबा व तालिबात, वाटर मॉलिक्यूल पोलर इसलिए होता है, आप सबसे पहले इसकी साख्त देखें। तो जब आप इसकी साख्त देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। ये रहे ऑक्सीजन का एक एटम और साथ में दो हाइड्रोजन के एटम। हम सबको पता है कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, या अक्सर जगहों पे 2.2 भी लिखी जाती है, दोनों बिल्कुल ठीक है। और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.5। आप देख सकते हैं कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फर्क आ गया। याद रखिए, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर फर्क 0.7 या उससे ज्यादा हो जाए तो आप समझ जाएं कि वो कंपाउंड पोलर हो गया है, क्योंकि उसमें जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो पार्शियल नेगेटिव हो जाता है, और जिसकी कम होती है वो पार्शियल पॉजिटिव हो जाते हैं। तो अजीज तलबा तालिबात, अगर कोई आपसे पूछता है कि वाटर मॉलिक्यूल पोलर क्यों है, तो आपने कहना है कि उसमें मौजूद एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क होता है। तो असल जो वजह हमें नजर आती है वो नजर आती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क, असल वजह ये होती है जिसकी वजह से वाटर जो है वो पोलर हो जाता है, और पोलर होने की वजह से फिर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग पैदा करता है और चीजों को अपने अंदर हल कर लेता है। चौथे सवाल की तरफ आते हैं, वजाहत करें कि नॉन आयनिक पोलर कंपाउंड पानी में क्यों हल होते हैं। इसकी वजाहत हमने की थी कि नॉन आयनिक पोलर कंपाउंड्स का पानी में हल होने की जो बेसिक वजह है, जो बुनियादी वजह है, वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चूंकि बच्चों उसके अंदर क्या पैदा हो जाती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग पैदा हो जाती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग पैदा होने से वो अपने अंदर चीजों को क्या कर लेता है? हल कर लेता है। मिसाल के तौर पे इथाइल अल्कोहल CH3 CH2 OH। आप देख सकते हो अजीज तलबा व तालिबात कि यहां पर भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपको नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा।
अब फर्ज कीजिए कि इसके करीब पड़ा होता है कोई पानी का मॉलिक्यूल, तो आप समझ सकते हैं कि पानी के मॉलिक्यूल में मौजूद ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं, जिसकी वजह से, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से इसके ऊपर चार्ज आ जाता है पार्शियल नेगेटिव। तो अजीज तलबा तालिबात, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब बनती है, आपने पढ़ा है ना हम क्लास में, कि जब हाइड्रोजन का एटम जो कि पार्शियल पॉजिटिव होता है, जब वो ऑक्सीजन एटम्स के दरमियान आ जाए जो कि पार्शियल नेगेटिव होते हैं, तो उनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है। तो आप देख सकते हैं कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने की वजह से ये पानी के अंदर क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए पानी अपने अंदर पोलर कंपाउंड को अपने अंदर उसने क्या कर लिया, हल कर लिया। बच्चों आगे चलते हैं खुद तशखीसी सरगर्मी 15.2 की तरफ, जिसका पहला सवाल है कि कौन से सॉल्ट्स वाटर हार्डनेस की वजह बनते हैं। हमने देखना है कि कौन से ऐसे सॉल्ट्स हैं जो वाटर के अंदर हार्डनेस पैदा करते हैं। अजीज तलबा तालिबात, आप याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि हार्डनेस 2 तरह की होती है। एक होती है जिसको हम कहते हैं टेम्परेरी हार्डनेस, ठीक है। तो एक होती है टेम्परेरी हार्डनेस, और एक होती है परमानेंट हार्डनेस। दोनों में फर्क होता है। तो जो टेम्परेरी हार्डनेस है उसके बारे में मैंने आपको बताया था अजीज तलबा तालिबात, कि टेम्परेरी हार्डनेस जो होती है वो होती है किसकी वजह से, वो होती है बाइकार्बोनेट्स की वजह से, ठीक है। बाइकार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स किसके, हमने पढ़ा था कि बाइकार्बोनेट्स डाई वेलेंट कैटाइंस के, और मैंने आपको बताया था अजीज तलबा तालिबात कि डाई वेलेंट कैटाइंस क्या होते हैं। डाई वेलेंट कैटाइंस होते हैं जिसमें कैल्शियम का शुमार होता है +2 वाला, और साथ में कौन है, मैग्नीशियम +2 वाला। तो टेम्परेरी हार्डनेस की वजह तो बाइकार्बोनेट्स हो गए। अगर हम परमानेंट हार्डनेस की बात करें तो अजीज तलबा तालिबात, इसमें 2 तरह के कंपाउंड्स हैं, एक है सल्फेट्स और दूसरे हैं क्लोराइड्स। और वो भी किसके हैं, वो भी जो हम ऊपर वजाहत करके आए हैं कि डाईवेलेंट कैटाइंस के हैं। तो याद रखिएगा, सवाल था कि कौन से सॉल्ट्स वाटर हार्डनेस की वजह बनते हैं, तो टेम्परेरी हार्डनेस की वजह बाइकार्बोनेट्स बनते हैं और परमानेंट हार्डनेस की वजह सल्फेट्स और क्लोराइड्स बनते हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल है, पानी को बॉयल करके टेम्परेरी हार्डनेस दूर करने के तरीके की वजाहत करें। तो ऊपर में बताकर आ गया कि टेम्परेरी हार्डनेस की असल वजह तो बाइकार्बोनेट है। तो अब वो कह रहे हैं कि पानी को बॉईल करें। तो याद रखिएगा, जब हम पानी को बॉईल करते हैं तो उसमें मौजूद जो कैल्शियम के बाइकार्बोनेट्स हैं, बाइकार्बोनेट्स होते हैं पानी में हल हो जाते हैं, इसलिए इनके साथ हम AQ लिख देते हैं क्योंकि पानी में हल हो गए। तो जैसे ही हम पानी को बॉईल करते हैं, पानी को गर्म करते हैं, तो ये टूट कर अपने कार्बोनेट में मुंतकिल हो जाते हैं। ये चूंकि पानी में हल नहीं होता, तो इसके नाम के साथ हम S लगा देते हैं, और साथ में पानी बन जाता है, और साथ में क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है। इसी तरह मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट होता है, और वो भी पानी के अंदर हल होता है। उसके नाम के साथ, उसके फार्मूले के साथ भी हमने AQ लिखा होता है। ये जैसे ही हम इसे गर्म करते हैं, ये मैग्नीशियम का कार्बोनेट बना देता है, और ये भी चूंकि पानी में हल नहीं होता, हम इसके नाम के साथ भी S लगा देते हैं। साथ में पानी बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इससे क्या होता है अजीज तलबा व तालिबात, ये चीजें जो थी वो सॉल्युबल थी, और ये चीजें क्या हो गई हैं, इनसॉल्युबल। तो सॉल्युबल और इनसॉल्युबल चीज, सॉल्युबल चीज इनसॉल्युबल में मुंतकिल हो गई है, मतलब हार्डनेस जो है वो क्या हो गई है, खत्म हो गई है। तीसरे सवाल की तरफ आते हैं, पानी की परमानेंट हार्डनेस को दूर करने का तरीका क्या है। अजीज तलबा तालिबात, पानी की परमानेंट हार्डनेस को दूर करने का पहला तरीका आप याद कीजिए कि हमने पढ़ा था वॉशिंग सोडा हम इस्तेमाल करेंगे। तो जब हम वॉशिंग सोडा इस्तेमाल करते हैं ना, तो उससे हम क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं किसको, हार्डनेस को। अब वॉशिंग सोडा क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट। तो होता क्या है, तो वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल
होता क्या है अजीज तलबा तालिबात, परमानेंट हार्डनेस की बात हो रही है, तो परमानेंट हार्डनेस होती है सल्फेट्स की वजह से या क्लोराइड्स की वजह से। कैल्शियम का सल्फेट है, जस्ट आपने सिर्फ उसके अंदर क्या ऐड करना है, सोडियम कार्बोनेट डालना है, वॉशिंग सोडा। जैसे ही आप उसको डालोगे ना तो इससे बन जाएगा सोडियम सल्फेट, जो कि पानी में हल हो जाता है, लेकिन इसकी वजह से हार्डनेस पैदा नहीं होती, और साथ में पैदा हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। चूंकि कैल्शियम कार्बोनेट पानी के अंदर हल नहीं होता, ये चूंकि बच्चों हो चुका होता है, इसलिए इसकी वजह से हार्डनेस थी, ये हल नहीं होता, इसलिए हार्डनेस क्या हो गई, खत्म हो गई। एक तो ये तरीका है वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल। दूसरा तरीका आप याद कीजिए कि हमने पढ़ा था कि हम सोडियम जियोलाइट का इस्तेमाल करेंगे, और इसको मैंने लेक्चर में बड़ी तफसील में पढ़ाया था। इस चीज़ को समझने के लिए मैं चाहूँगा कि एक दफ़ा आप लेक्चर को दोबारा देख लें। उसमें सिर्फ हमने क्या किया था कि फ़र्ज़ कीजिए कि हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड मौजूद है, और उसके अंदर हम क्या डाल देंगे, उसके अंदर हम डाल देंगे सोडियम जियोलाइट। तो ये एक आयन एक्सचेंजर है। आयन एक्सचेंजर का मतलब होता है आयन को एक्सचेंज करने वाला। तो इससे क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, और साथ में कैल्शियम का जियोलाइट बन जाएगा, जिसकी वजह से हार्डनेस जो है बच्चों वो खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। तो ये दो तरीके हैं परमानेंट हार्डनेस को खत्म करने के। पहला तरीका वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल, और दूसरा तरीका सोडियम जियोलाइट का इस्तेमाल। चौथे सवाल की तरफ आते हैं। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 को शामिल करने से पानी की परमानेंट हार्डनेस कैसे दूर होती है, ये ऊपर हम पढ़कर आ चुके हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ रिएक्शन एक दफ़ा दोबारा लिख देता हूँ कि कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट के अंदर वॉशिंग सोडा डालेंगे, सोडियम कार्बोनेट, और जैसे ही डालेंगे तो ये सोडियम सल्फेट के अंदर मुंतकिल हो जाएगा, जिसकी वजह से हार्डनेस पैदा नहीं होती, और साथ में कैल्शियम कार्बोनेट जो कि पानी में हाल ही नहीं होता। इसी तरह अगर एक रिएक्शन हम मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ भी करके देख लें, जिसकी वजह से हार्डनेस पैदा होती है, तो जैसे ही आप उसमें वॉशिंग सोडा यानी Na2CO3 डालेंगे, 2 यूनिट बनेंगे NaCl के, और साथ में बनेगा MgCO3। चूंकि MgCO3 जो है वो पानी के अंदर, ये दोनों ही पानी के अंदर हल नहीं होते। जब पानी में हल नहीं होते तो हार्डनेस खुद ब खुद क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। आते हैं पांचवें सवाल की तरफ, जिसमें पूछा जा रहा है कि सोडियम जियोलाइट पानी को सॉफ्ट कैसे करता है। तो सोडियम जियोलाइट पानी को सॉफ्ट कैसे करता है, ये हम देख लेते हैं। हमने पढ़ा था कि सोडियम जियोलाइट जो है वो असल में एक आयन एक्सचेंजर है। ठीक है जी, आयन एक्सचेंजर। आयन एक्सचेंजर का मतलब है कि ये अपना आयन दूसरों को दे देता है और दूसरों का आयन खुद ले लेता है। मिसाल के तौर पे कैल्शियम सल्फेट, जिसकी वजह से हार्डनेस पैदा होती है, अगर इसके अंदर हम सोडियम जियोलाइट को शामिल कर देते हैं, जो कि एक रेजिन है, और इसकी बड़ी तफसील मैंने लेक्चर में दी हुई है। तो सोडियम जियोलाइट क्या करता है अजीज तलबा तालिबात, सोडियम आयन उसको दे देता है, और उससे कैल्शियम आयन ले लेता है, और इसके नतीजे में कैल्शियम का जियोलाइट जो है वो बन जाता है। और ऐसा नहीं है कि हम कैल्शियम जियोलाइट से वापस सोडियम जियोलाइट हासिल नहीं कर सकते। हमने पढ़ा था कि ये जो कैल्शियम जियोलाइट है, अगर इस कैल्शियम जियोलाइट के अंदर हम सिर्फ क्या मिला दें, इसके अंदर हमने सिर्फ क्या मिलाना है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड मिलाने से हमें कैल्शियम क्लोराइड मिल जाएगा और सोडियम जियोलाइट फिर से बन जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि सोडियम जियोलाइट एक दफ़ा इस्तेमाल हो गया तो हम फिर उसको हासिल नहीं कर सकते, हम उसको वापस हासिल कर सकते हैं। तो सोडियम जियोलाइट के हमें काफ़ी सारे फ़ायदे नज़र आ रहे हैं। आते हैं छठे सवाल की तरफ। बॉयलर स्केल से क्या मुराद है, इन्हें कैसे ख़त्म किया जाता है। तो बॉयलर स्केल्स हमने पढ़ा था कि जब हार्डनेस ख़त्म होती है, तो हार्डनेस के ख़त्म होने से, जाहिर है बॉयलर्स के अंदर पानी गर्म होता है, जब पानी गर्म होता है तो उसके गर्म होने से जो कैल्शियम कार्बोनेट, तो आप इसको यूं कह लें कि ये जमा हुआ कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3 है। ठीक है, तो वो नीचे इकट्ठा होने लग जाता है, इकट्ठा होकर तो वो काफी भारी हो जाता है, और इसको हम कहते हैं बॉयलर स्केल्स। इन्हें खत्म कैसे किया जा सकता है, खत्म करने के 2-3 तरीके हैं। पहली बात, मुसलसल सफाई की जाती रहे। जो बॉयलर है उसकी मुसलसल सफाई की जाती रहे,
ये तो इसका पहला हल है, इसको हम इस तरीके से हम इसको ख़त्म कर सकते हैं। तो मुसलसल सफाई से बच्चों ये ख़त्म हो सकता है। और दूसरा तरीका ये है कि चूँकि ये कैल्शियम कार्बोनेट है, तो हम इसके साथ कुछ ऐसे सॉल्ट्स मिला सकते हैं कि जिनसे ये रिएक्शन कर जाए, या एसिड्स मिला सकते हैं। उसमें हम इसको कहते हैं एसिड क्लीनिंग। तो एसिड क्लीनिंग करके हम वो एसिड इस्तेमाल करते हैं, एसिड इसको साफ कर देता है, जिसकी वजह से बॉयलर जो है वो ठीक हो जाता है और बॉयलर स्केल्स क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। अब आते हैं खुद तशखीसी सरगर्मी 15.3 की तरफ, जिसमें पहला सवाल पूछा जा रहा है कि इंडस्ट्रियल वेस्ट क्या है। अजीज तलबा तालिबात, नाम से ही पता चल रहा है कि वो तमाम नाकारा मादे जो इंडस्ट्रीज में से खारिज होते हैं, उनको कहा जाता है कि वो इंडस्ट्रियल वेस्ट है। अब ये माया की हालत में भी होता है, ये ठोस भी होता है, और ये गैसें भी होती हैं। तो माया भी होते हैं इसके अंदर गैसेस भी होती हैं, और इसके अंदर ठोस अशिया भी शामिल है। तो इनको हम कहते हैं कि ये इंडस्ट्रियल वेस्ट है। दूसरा सवाल है, इंडस्ट्रीज में सफाई के लिए इस्तेमाल होने वाला पानी कैसे पोल्यूशन का सबब बनता है। हमने पढ़ा हुआ है कि जब इंडस्ट्रीज में सफाई के लिए वो पानी इस्तेमाल करते हैं, तो उसके अंदर इंडस्ट्रियल वेस्ट शामिल हो जाता है। तो जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो पानी में शामिल हो जाता है, और जब वो पानी में शामिल होता है तो फिर उसको वो क्या करते हैं, वहां से बाहर निकाल देते हैं, और बाहर निकाल के आम नदी नालों में उनको बहा देते हैं बगैर किसी ट्रीटमेंट किए। तो जब उनको उसमें बहा देते हैं, और अगर वो आगे से पीने वाले पानी में या फसलों को सैराब करने वाले पानी में दाखिल हो जाए, तो वो आपको पता है कि वो पोल्यूशन पैदा करता है। तीसरे सवाल पर आते हैं, डिटर्जेंट्स के इस्तेमाल में दिन ब दिन इजाफा क्यों हो रहा है। उसकी वजह यह है कि डिटर्जेंट्स के नताइज बहुत अच्छे हैं, इसके नताइज बहुत अच्छे आ रहे हैं। मैं आपको मिसाल देता हूं, देखें डिटर्जेंट्स जो हैं वो क्या करते हैं, डिटर्जेंट्स का क्लीनिंग एक्शन होता है। अब ये क्लीनिंग एक्शन से क्या मुराद है अजीज तलबा और तालिबात, ये चीज़ों को साफ करते हैं, बिलखसूस ये हमारे कपड़ों के ऊपर लगे हुए दाग जो हैं उनको साफ करते हैं। तो चूंकि दिन ब दिन हमें नज़र आ रहा है कि इसका मुतबादिल और कोई इतना ख़ास इतना अच्छा नहीं है, इसलिए हम डिटर्जेंट्स के अंदर जो है वो इस्तेमाल में इजाफा करते चले जा रहे हैं। तो इसके इस्तेमाल में इजाफे की वजह जो है वो सिर्फ उसके नताइज हैं कि उसके नताइज बड़े शानदार आते हैं, इसलिए हम उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। ना सिर्फ वो हमारे कपड़ों को अच्छे तरीके से धो देते हैं, बल्कि कपड़ों की क्वालिटी और कपड़ों को नुकसान जो है वो भी डिटर्जेंट से नहीं पहुंचता। आते हैं चौथे सवाल की तरफ कि पौधों के गलने सड़ने में ऑक्सीजन कैसे इस्तेमाल होती है। अजीज तलबा तालिबात, देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं कि हम जो इस्तेमाल करते हैं डिटर्जेंट्स, अब इन डिटर्जेंट्स के अंदर याद रखिएगा कि इनके अंदर फॉस्फेट सॉल्ट्स पाए जाते हैं। ठीक है, फॉस्फेट रेडिकल्स और फॉस्फेट सॉल्ट्स पाए जाते हैं। अच्छा, ये जो फॉस्फेट सॉल्ट्स होते हैं ये किसके ऊपर जाके असर करते हैं, ये जाके एलजी के ऊपर असर करते हैं। और जैसे ही ये एलजी के ऊपर जाके असर करते हैं ना, तो एलजी की जो ग्रोथ है ना उसमें इजाफा कर देते हैं। अच्छा, जब ये इजाफा होता है तो इसके इजाफे होने से क्या होता है, एलजी जो है वो जमीन पानी की सतह के ऊपर तैरना शुरू कर देती है। जब वो तैरना शुरू करती है और उसकी ग्रोथ में इजाफा होता है, तो बच्चों वो ज्यादा ऑक्सीजन इस्तेमाल कर लेती है, और पौधे जो हैं वो मरना शुरू होते हैं, क्योंकि नीचे मौजूद पौधे जो हैं उनको ऑक्सीजन कम मिलती है, वो गलना सड़ना शुरू हो जाते हैं, और उनके गलने के अंदर भी ज्यादा ऑक्सीजन जो है वो इस्तेमाल होती है। एलजी की ग्रोथ से क्या होता है, देखें एलजी तो फोटोसिंथेसिस करती है, ऑक्सीजन इस्तेमाल करने की बजाय ये ज्यादा ऑक्सीजन पैदा करती है। लेकिन मसला ये है कि जब इसकी ग्रोथ बहुत बढ़ जाती है, पानी की सतह के ऊपर तैरना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से लाइट को ब्लॉक करती है, वो लाइट नीचे नहीं आती। जब लाइट नीचे नहीं आती है तो नीचे मौजूद जो पौधे हैं उनकी फोटोसिंथेसिस का अमल रुक जाता है। जब उनकी फोटोसिंथेसिस का अमल रुक जाता है, वो गलना सड़ना और मरना शुरू हो जाते हैं, और जब वो मरना शुरू हो जाते हैं तो उस मरने के चक्कर में वो ज्यादा ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की खासी कमी हो जाती है, और वहाँ मौजूद जितनी मछलियां हैं
उनको भी सांस लेने में या जिंदा रहने में दिक्कत और दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। तो ये ताल्लुक है पौधों के गलने सड़ने का ऑक्सीजन के इस्तेमाल के साथ। पांचवें सवाल की तरफ आते हैं, फर्टिलाइजर्स का क्या काम है। बच्चों, फर्टिलाइजर्स के बारे में हमने पढ़ा था कि ये जमीन की जरखेजी बढ़ा देते हैं। तो जब ये जमीन की जरखेजी बढ़ा देते हैं तो उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि फसलें जो हैं वो ज्यादा काश्त होती हैं, और जब फसलें ज्यादा काश्त होंगी तो जाहिर है उससे पैदावार भी ज्यादा हो जाएगी। तो फर्टिलाइजर्स का ये इस्तेमाल है। छठे नंबर पे है कि पेस्टिसाइड्स कैसे वाटर पोल्यूशन का सबब बनते हैं। अजीज तलबा तालिबात, हमने पेस्टिसाइड्स के बारे में पढ़ा था कि पेस्टिसाइड्स जो होते हैं वो ऐसी अद्वियात हैं जो मुख्तलिफ पेस्ट्स को मारने के काम आती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, पहले मैं बात लिख दूं कि ये पेस्ट्स को मारने के काम आती हैं। अब पेस्ट के अंदर फंजाई भी हो सकता है, तो इसीलिए हमने फंजाई को मारने वाली दवाइयों को नाम दिया था फंजाइसाइड। तो हम इसकी ही सिर्फ बात कर लेते हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो है वो इंसेक्टिसाइड्स भी इसके अंदर आती हैं, इसके अलावा हर्बिसाइड्स भी इसमें आती हैं, लेकिन हम सिर्फ एक मिसाल फंजाइसाइड की मिसाल ले लेते हैं। ये सारे के सारे जितने भी हम पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल करते हैं ना, ये मुख्तलिफ बीमारियां पैदा करते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ कि क्या होता है। ये जो पेस्टिसाइड्स है ना, ये क्या करते हैं, ये जैसे ये फंजाइसाइड है, तो पेस्टिसाइड्स क्या करते हैं, ये लीचिंग का अमल करते हैं। हमने पढ़ा था कि, और अभी मैं पहले भी बता कर आया हूं कि लीचिंग का जो अमल है उसमें क्या होता है अजीज तलबा तालिबात, कि लीचिंग का जो अमल है उसमें लीचिंग प्रोसेस कह लें या लीचिंग का अमल कह लें, इसमें क्या होता है कि ज़मीन के अंदर मौजूद नाइट्रेट की बहुत ज़्यादा मिकदार जो है ना, उसकी वजह से क्या हो जाता है कि वो पानी में शामिल हो जाती है, और जब वो पानी में शामिल हो जाती है तो उससे इंसानों को बहुत सारा नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा पेस्टिसाइड्स जो जहाँ कहीं पर भी इस्तेमाल हो रहे हैं ना, वहाँ पर भी क्या होता है, पेस्टिसाइड्स के इस्तेमाल होने में, पेस्टिसाइड्स के अंदर भी फॉस्फेट सॉल्ट्स होते हैं, जो अभी हम पढ़ कर आए हैं कि पेस्टिसाइड्स के अंदर भी जो है वो फॉस्फेट सॉल्ट्स होते हैं। तो ये भी क्या करेंगे, ये भी एल्जाई की फॉस्फेट्स होते हैं, और ये फॉस्फेट्स जो होते हैं ये एल्जाई की बढ़ोतरी कर देते हैं, उसकी ग्रोथ में इजाफा कर देते हैं, जिससे ऑक्सीजन कम हो जाती है। तो पेस्टिसाइड्स के डबल नुकसान है, एक तो ये लीचिंग प्रोसेस भी कर रहा है, और लीचिंग प्रोसेस करके हैवी मेटल्स को जमीन में ले जाता है, पानी में शामिल हो जाते हैं, और जब वो पानी में शामिल होते हैं वो हैवी मेटल्स ना सिर्फ इंसानों को बल्कि आबी हयात को भी नुकसान पहुंचाते हैं। और दूसरे नंबर पे उसमें फॉस्फेट्स मौजूद हैं, और फॉस्फेट्स जो हैं वो जो एल्जाई है उस एल्जाई की ग्रोथ को ज़्यादा करके ऑक्सीजन को खासा कम कर देते हैं। आते हैं खुद तशखीसी सरगर्मी 15.4 की तरफ, जिसका पहला सवाल है कि पानी की वजह से पैदा होने वाली बीमारियों की तारीफ करें। तो हम कहते हैं कि ऐसी बीमारियां जो पॉल्यूटेड पानी पीने या उसमें तैयार शुदा खुराक या खाना कह लें, खुराक खाने की वजह से पैदा होती हैं, उनको कहा जाता है कि वो पानी की वजह से, यानी पानी की पैदा करदा मोतदी बीमारियां कहलाती हैं। मिसाल के तौर पे इसके अंदर हम सबसे पहले जिक्र कर सकते हैं हैजा का, इसमें हम जिक्र कर सकते हैं पेचिश का वगैरह। ये वो सारी बीमारियां हैं जो इस वजह से हो जाती हैं। दूसरे सवाल पे आते हैं कि पेचिश क्या है। ये याद रखिएगा पहली बात कि ये आंतों की एक बीमारी है, यानी इसका ताल्लुक आंतों के साथ है, मतलब हमारे इंटेस्टाइन के साथ है। और ये होती किसकी वजह से है, पेचिश के बारे में मैंने आपको बताया था, डायसेंट्री का मैंने आपको बताया था कि ये बैक्टीरिया की वजह से भी होती है,
लेकिन असल वजह मैंने आपको बताई थी कि डायसेंट्री के पीछे बैक्टीरिया तो होता ही होता है, बैक्टीरिया ही असल वजह है, लेकिन आप उसको पैरासाइट भी कह सकते हैं। असल वजह बैक्टीरिया ही होती है। और आप इसके अब अलामात क्या हैं, हमने पढ़ा था कि इसमें पेट दर्द है। पेट दर्द के अलावा जो है वो डिहाइड्रेशन है। चूंकि इंसानी जिस्म में से ज्यादा पानी जो है वो फुजले की सूरत में निकल जाता है, तो डिहाइड्रेशन जो है वो हो जाती है। तो ये इसकी अलामात है। तीसरे सवाल पे आते हैं, हैजा की बात करते हैं। हैजा का सबब कौन सा बैक्टीरिया है? हमने पढ़ा था कि वाइब्रस कॉलरे, वाइब्रस कॉलरा या कॉलरे भी कहते हैं, ये हैजा करने की पीछे वजह ये है। और हमने पढ़ा था कि अगर हैजा का इलाज ना करवाया जाए तो इंसान के लिए ये जानलेवा भी साबित हो सकती है। आते हैं चौथे सवाल की तरफ, जो कि बड़ा अहम है और ये बोर्ड के पेपर में भी आ चुका हुआ है। फ्लोरोसिस से क्या मुराद है? तो हमने पढ़ा था कि फ्लोरोसिस एक ऐसी बीमारी है जो बहुत ज्यादा मिकदार में, जब फ्लोराइड्स इकट्ठे हो जाते हैं ना, बहुत ज्यादा मिकदार में फ्लोराइड जब हमारे जिस्म में इकट्ठे हो जाए, फ्लोराइड होते हैं फ्लोरीन के सॉल्ट्स, बहुत ज़्यादा मिकदार में फ्लोराइड्स का इस्तेमाल करने की वजह से ये बीमारी पैदा होती है। इसको हम नाम देते हैं फ्लोरोसिस। और इसकी जो अलामात हैं वो है हड्डियों और दांतों में कमज़ोरी होती है, और हड्डियों और दांतों में कमज़ोरी की वजह से उनमें खराबी पैदा हो जाती है, वो टूट फूट का भी शिकार हो जाते हैं, उनमें खराबी पैदा हो जाती है। तो ये इसके फ्लोरोसिस के बारे में। आते हैं पांचवें सवाल की तरफ, हेपेटाइटिस क्या है? मैंने आपको बताया था हेपा का मतलब होता है जिगर और टाइटस का मतलब होता है सोजिश। तो हेपेटाइटिस जो है वो जिगर की सोजिश है, और इसकी जो वजह है वो एक वायरस है। उस वायरस का नाम है हेपेटाइटिस वायरस। हेपेटाइटिस ए करता है हेपेटाइटिस ए वायरस, बी करता है बी वायरस, सी करता है सी वायरस, और भी है। लेकिन यहाँ पर जो हम गंदे पानी की वजह से पढ़ते हैं वो हेपेटाइटिस ए होता है और हेपेटाइटिस ई होता है। इसकी जो है वो अलामात क्या है? इंसान को बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो जाती है, बहुत ज़्यादा वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, जिस्म में दर्दें शुरू हो जाती हैं, खाना पीना बिल्कुल छूट जाता है, वेट, इंसान का वज़न कम हो जाता है। ये सारी अलामात जो हैं वो हेपेटाइटिस की हैं। इसके साथ ही यहाँ पर ये इस बाब के भी खुद तशख़ीसी सरगर्मियाँ ख़त्म हो जाती हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि सब बच्चों को लेक्चर की बहुत अच्छे तरीके से समझ लग चुकी होगी। जी, तो बच्चों ये था उन्वान, जिसमें हमने खुद तशख़ीसी सरगर्मियाँ जो कि पूरे बाब के अंदर हैं उनको हमने एक साथ ही हल कर लिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को इसकी समझ लग चुकी होगी। इंशाअल्लाह अब अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।